वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे, राइट? तो आज हम देखने वाले हैं कल की मूवी की शुरुआत में हमें आजादी के बाद के समय के बारे में बताया जाता है, जहां पूरे भारत को अखंड भारत बनने का प्रस्ताव पेश किया गया था। लेकिन हैदराबाद के निजाम ने इस प्रस्ताव को नकार दिया और अपने इलाके में हिंदुओं के महत्वपूर्ण जगहों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसी में कोल्हापुर भी आता है, जहां का राजा बालकिशन अपनी पत्नी रमा और बेटे के साथ रहता था। लेकिन सेनापति नरसप्पा की गलत नजर बालकिशन की राजगद्दी पर थी कि किसी तरह वो उनकी गद्दी को हथिया ले, और जो वो चाहता था उसे वो मौका एक दिन मिल ही गया। एक दिन जब बालकिशन पूजा के लिए मंदिर आए तो नरसप्पा ने निजाम को बताया कि बालकिशन बहुत ही कम सिपाहियों के साथ मंदिर आया हुआ है, इसीलिए निजाम के साथियों ने वहां हमला कर दिया, जिसमें बालकिशन मारे गए। और तब उनकी मृत्यु के बाद पहली बार इलेक्शन रखा गया, जिसमें नरसप्पा खुद चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन मंत्री शिवा को नरसप्पा की सारी चालें पता थी, इसीलिए शिवा ने रानी रमा को नरसप्पा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कहा। और फिर देखते देखते नरसप्पा की हार हो गई और रमा बन गई कोल्हापुर की एमएलए। लेकिन इस चीज से गुस्साए नरसप्पा ने शिवा के बेटे प्रमोद को अपनी बातों में बहलाया और उसे अपने पिता और रमा के खिलाफ कर दिया और उसके जरिए महल में आग लगवा दी, जिसमें कहा जाता है कि शिवा के साथ रमा और उसके बेटे की जान चली गई। इसके बाद नरसप्पा और प्रमोद ने मिलकर कोल्हापुर पर 30 सालों तक राज किया। लेकिन इसके बाद दोनों में दुश्मनी हो गई और इस वजह से अब की बार ये दोनों इलेक्शन में आमने सामने खड़े हुए हैं। अब हमें कोल्हापुर का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि कोल्हापुर में प्रमोद और नरसप्पा ने मिलकर काफी तबाही मचा रखी है। इस तबाही से हमें एक ही इंसान बाहर निकाल सकता है, और वो है नरसप्पा का भाई शेखर। वो बहुत ही अच्छा इंसान है जो लोगों को बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता है। लेकिन तभी उन्हें एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है, इसलिए सभी तुरंत वहां से जाते हैं। वो देखते हैं कि एक शराब की दुकान के साथ साथ एक पेड़ पर भी काफी भयानक आग लगी थी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब सभी पेड़ को ध्यान से देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस पेड़ से शेखर और उसके आदमियों को बांध कर लटकाया गया था, जो सभी आग के संपर्क में आकर मारे गए थे। किसी को यकीन ही नहीं होता कि आखिर शेखर की जान को इस तरह ले सकता है। उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन जब इसकी भनक नरसप्पा को लगती है तो उसका शक सीधे प्रमोद पर जाता है कि हो न हो उसी ने शेखर की जान ली हो। अब अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए नरसप्पा के साथी प्रमोद और उसके साथियों पर सीधा हमला कर देते हैं, जिसमें प्रमोद की हार होती है, पर वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ हम दत्ता नाम के एक जर्नलिस्ट को देखते हैं, जिसे उसकी कंपनी ने यहाँ शेखर के केस की जानकारी को निकालने के लिए भेजा है। लेकिन दत्ता अपने बॉस से कहता है कि मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता, यहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं और कभी भी मेरी जान ले सकते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहां। लेकिन उसका बॉस कहता है कि तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम कर लोगे ये सब कुछ। शेखर के इस केस को सॉल्व करने के लिए आईपीएस कल्कि को भेजा जा रहा है। अब ये सुनकर दत्ता की जान में जान आती है, क्योंकि कल्कि के चर्चे हर तरफ बहुत ज्यादा होते हैं। गुंडे तो उसके नाम से कांपते हैं और कोई भी उससे टक्कर लेने की सोचता भी नहीं। अगले दिन नरसप्पा गांव में शेखर की मूर्ति लगाने की तैयारी कर रहा होता है, जिस वजह से चारों तरफ काफी भीड़ होती है। इस भीड़ में एक एम्बुलेंस बुरी तरह से फंस जाती है, जिसके अंदर एक माँ अपने बच्चे के साथ थी, क्योंकि उसके बेटे को सांप ने काट लिया था। अगर उसका तुरंत इलाज ना हुआ तो वो मर जाएगा। तभी भीड़ को चीरते हुए वहां पर काली आता है, जो अपनी गाड़ी से रास्ता साफ करते हुए उस एम्बुलेंस को आगे जाने का मौका देता है। लेकिन ये देखकर उस नरसप्पा के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है कि अच्छा, आखिर कौन है यहाँ जो मेरे काम में अड़चन डाले? किसकी हिम्मत हुई है जो मेरे प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश कर रहा है? अब कल की क्राइम सीन पर आता है, जहां शेखर और उसके साथियों को चलाया गया था वहीं पर। लेकिन वहां से उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन एक ब्रेसलेट उसको जरूर मिलता है, जिसे वो चुपके से अपने पास रख लेता है। अब ये देखकर दत्ता भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। अब कुछ समय के बाद दत्ता कल्कि से मिलने उसके घर आता है और कहता है, मैंने शेखर के बारे में काफी जानकारी निकाली है। उस जानकारी के अनुसार शायद मैं जानता हूं कि किसने उसकी जान ली है। पर इससे पहले वो उसका नाम बताता, नरसप्पा के गुंडे घर में कॉकटेल बॉम्ब फेंक कर वहां आग लगा देते हैं। लेकिन भाग्य से कल्कि और दत्ता बच जाते हैं। अब अगले सीन में कल्कि नरसप्पा के पास आता है और कहता है कि शेखर के केस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पर भेजा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। लेकिन नरसप्पा उसे ही धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने भाई के हथियारों को ढूंढ नहीं रहा हूँ? और ढूंढ नहीं सकता क्या? मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। जिस पर कल्कि कहता है कि वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी भी चीज में तुम्हारा हाथ शामिल दिखा मुझे तो देख लेना, घसीट कर जेल लेकर जाऊंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। इधर दत्ता को दिखाते हैं तो वो अपने होटल में होता है। तभी उसे होटल का मालिक रात के अंधेरे में कहीं जाते हुए दिखाई देता है और पीछा करते हुए वो उसी महल में पहुंच जाता है जहां रमा और शिवा को आग लगाकर मार दिया गया था। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है, जिसके बाद उसे एक बूढ़ी महिला की बात याद आती है, जिसने कहा था कि शेखर की हत्या रमा की आत्मा ने की है और अब वो नरसप्पा और प्रमोद को भी नहीं छोड़ेगी। ये सोचकर दत्ता के पसीने छूटने लग जाते हैं कि शायद सच में ये रमा की आत्मा ही है जो आसपास घूम रही है। इसलिए वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब अगले दिन कल्कि दत्ता से ये पूछता है कि बताओ मुझे
कि उसने शेखर की जान ली, क्योंकि तुम उस दिन कह रहे थे ना कि तुम्हें शक है किसी पर, लेकिन तभी हम पर बॉम्ब से हमला हो गया, तुम बता नहीं पाए, बताओ। तब दत्ता कहता है कि मुझे सूरी नाम के आदमी पर शक है। कुछ दिनों पहले उसने एक पॉइजन लगा तीर से उस शेखर पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत से वो बच गया। हो ना हो शेखर की जान उसी ने ली होगी। इसीलिए कल की दत्ता के साथ एक बाबा के पास आता है, जिसके पास हर तरह की जड़ी बूटी मिलती है। कल की उनसे पूछता है क्या कुछ दिनों पहले किसी ने आपसे कोई पॉइजन लिया था, जिस पर बाबा उसे सूरी के बारे में बताते हैं और उसके गांव का एड्रेस भी देते हैं। लेकिन वहां आने पर कल्कि को सूरी मिलता ही नहीं, लेकिन हाँ हर तरफ इंसानों के कंकाल जरूर दिखाई देते हैं। अब ये देखकर वो भी हैरान रह जाता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या होगा जो इतने सारे कंकाल जमीन पर पड़े हुए हैं। अब अगले सीन में दत्ता को एक चाय वाले से ये पता चलता है कि शेखर का एक मुस्लिम लड़की आसिमा के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन शेखर के मरने के बाद आसिमा कोल्हापुर छोड़कर चली गई। इसीलिए दत्ता कल्कि के साथ आसिमा के घर जाता है, जहां उसकी मुलाकात आसिमा के पिता से होती है, जो उससे बताते हैं कि मेरी बेटी इस कोल्हापुर को टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहती थी ताकि दूर दूर से लोग यहाँ पर आए, पर इसके लिए कई सारे मौलाना ने प्रमोद के कहने पर इस काम के लिए मना कर दिया। लेकिन शेखर एक ऐसा इंसान था जिसने आसिमा को विश्वास दिलाया कि तुम अपना काम शुरू करो, अगर किसी ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो उसे मैं निपटाऊंगा। इसीलिए आसिमा ने अपना टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमें गहरा झटका तब लगा जब करीब 40 टूरिस्ट का शव कोल्हापुर के इस आइलैंड के पास बरामद हुआ, और ये सभी आसिमा की कंपनी की बोट से ही घूमने निकले थे। फिर गांव वालों ने इसका जिम्मेदार आसिमा को माना। हमने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, उन 40 लोगों की मौत नाव डूबने से हुई है, हमने उनकी जान नहीं ली। लेकिन उन सभी को देखने से साफ पता चल रहा था कि उन सभी पर हमला करके किसी ने उनकी जान ली है। ये काम जरूर नरसप्पा या प्रमोद में से किसी ने किया होगा, लेकिन हम में से किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस मामले की जानकारी के लिए कुछ लीगल कंप्लेंट कर पाए। पर मैंने फिर भी हिम्मत करके शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन एक आई विटनेस था, उसका नाम रमेश था, उसने भी कोर्ट आकर नरसप्पा या प्रमोद के खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया। इसलिए मजबूरन हमें कोल्हापुर छोड़कर जाना पड़ा। अब ये सारी बातें सुनकर कल्कि भी हैरान हो जाता है। अब कल्कि और दत्ता रमेश से मिलने के लिए निकलते हैं, जहां रास्ते में पद्मा नाम के एक डॉक्टर की गाड़ी खराब हो जाती है। इसलिए कल्कि उसको हॉस्पिटल छोड़ने के लिए बिठा देता है गाड़ी में। पर पूरे रास्ते दोनों ऐसे बैठे थे मानो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर दोनों के अंदर किसी बात का गुस्सा है। पद्मा के उतरने के बाद दत्ता कल्कि से इस बारे में पूछता भी है, जिस पर कल्कि कहता है कि यार ये एक बहुत लंबी कहानी। जब मैं सीआरपीएफ में जवान हुआ करता था ना, तब मेरी मुलाकात पद्मा से हुई, जो उस समय मिलिट्री में डॉक्टर थी। हाँ हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन तब उसके पिता ने एक आईपीएस को बंदी बना लिया ताकि उसे मारने की धमकी देकर सरकार से वो अपनी बात मनवा पाए। उनकी सरकार से मांगे तो ठीक थी, लेकिन मांगने का तरीका थोड़ा गलत था। और कोइंसिडेंस तो देखो, मुझे उसी आईपीएस को बचाने का मिशन मिल गया। लेकिन जैसे ही हमारे आने की भनक पद्मा के पिता को लगी, उन्होंने उस ऑफिसर की जान लेने की कोशिश की। इसलिए मुझे पद्मा के पिता की जान लेनी पड़ी, और उसी के बाद पद्मा मुझसे नाराज हो गई, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने जानबूझकर उसके पिता को मारा है। तब से हम दोनों अलग हो गए। अब ये सुनकर दत्ता भी हैरान रह जाता है कि इतनी अजीब लव स्टोरी है इनकी। अब कल्कि और दत्ता दोनों रमेश के पास आकर उनसे टूरिस्ट बोट के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो सिर्फ इतना बताते हैं कि नदी के अंदर से अजीब मास्क पहने हुए लोगों ने निकलकर उन पर हमला किया था, जिससे सिर्फ उनकी जान बच गई। इससे ज्यादा वो कुछ बता नहीं पाते। इधर एक पुलिस वाला आसिमा को जेल में बंद कर बहुत मारता है, वो इसीलिए ताकि वो कल्कि को नरसप्पा की सच्चाई न बता दे, क्योंकि नरसप्पा के ही गुंडों ने सभी टूरिस्ट बोट्स के लोगों पर हमला किया था। और अभी ये काम, मतलब आसिमा को पीटने का काम, ये भी ये पुलिस वाला नरसप्पा के कहने पर ही कर रहा होता है। पर तभी सही समय पर वहां पर कल्कि पहुंच जाता है, जो उस पुलिस वाले की खूब धुलाई करता है और उसे उठाकर नरसप्पा के सामने फेंक देता है। फिर ये देखकर नरसप्पा कल्कि से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था, मेरे मामले में टांग मत अड़ाना, और अब तुम्हें पता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो अपने गुंडों के जरिए कल्कि पर हमला करवा देता है। लेकिन कल्कि उनकी ऐसी धुलाई करता है जैसे कोई धोबी भी नहीं करता। ये देखकर तो नरसप्पा की भी हालत खराब हो जाती है कि पहली बार कोई टक्कर वाला आदमी मिला है। अगले सीन में दत्ता और कल्कि कहीं जा रहे होते हैं, तभी दत्ता को फिर से उसके होटल का मालिक जंगल में उसी वीरान घर में जाते हुए दिखाई देता है जिसमें रमा और शिवा मारे गए थे। इसलिए वो दोनों उसका पीछा करते हैं। फिर वो मालिक के साथ साथ उसके दोस्त को भी पकड़ लेते हैं। ये देखकर मालिक का दोस्त कल्कि से कहता है कि सर हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। शेखर जिस पेड़ पर लटक कर जला था, उसी के बाजू में मेरी दुकान थी। उस दुकान को होटल का मालिक और मैं दोनों मिलकर चलाते थे। लोगों का कहना था कि मेरी दुकान पर आग लगने की वजह से ही शेखर जलकर मर गया। अब अगर नरसप्पा को इस बारे में पता चलेगा तो वो हम दोनों को तो छोड़ेगा ही नहीं, इसलिए मैं छुप कर यहाँ पर रहने लगा। ये मेरा दोस्त है जो मुझे खाना वगैरह ला कर देता है। ये सुनकर कल्कि उन्हें छोड़ देता है, पर तभी उसकी नजर महल में लगी पेंटिंग पर पड़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि रमेश कोई और नहीं बल्कि शिवा ही है, जो कि महल में लगी आग से बच निकला था।
इसीलिए वो दत्ता के साथ रमेश का पीछा करता है और पीछा करते करते वो एक झोपड़ी में पहुंच जाता है जहां पर रमेश ने प्रमोद को छुपा कर रखा हुआ है। वहीं कल्कि को देखकर रमेश भी हैरान रह जाता है कि ये यहाँ पहुंचा कैसे। साथ ही कल्कि भी सारी चीजें जान चुका था। रमेश बताता है कि नरसप्पा और प्रमोद ने मिलकर उन टूरिस्ट बोट्स के लोगों को मारा और जब एक पिता के सामने उसका बेटा छुपने के लिए आए तो मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसे यहाँ छुपा दिया। साथ ही मैंने अपनी पहचान नरसप्पा की वजह से छुपा कर रखी है, वरना अगर उसे पता चला कि शिवा अभी भी जिंदा है तो वो मुझे जरूर मार देगा। लेकिन तभी वहां पर नरसप्पा के गुंडे आ जाते हैं जिन्हें पता चल चुका था कि प्रमोद यहाँ पर है और साथ ही ये वही मास्क वाले गुंडे होते हैं जिन्होंने बोट पर उन सभी लोगों को मारा भी था। वो सभी कल्कि और बाकियों को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे गोली कल्कि पर लगने वाली होती है बीच में रमेश आकर गोली अपने सीने पर खा जाता है और कल्कि के हाथों में ही अपना दम तोड़ता है। अब ये देखकर कल्कि के गुस्से का ठिकाना नहीं होता और अब हम यहाँ पर एक जबरदस्त एक्शन सीन को देखते हैं जिसमें कल्कि सभी गुंडों को काफी बढ़िया तरीके से धुलाई करता है और सभी को मार गिराने के बाद रमेश का अंतिम संस्कार भी करता है, जिसके बाद वो प्रमोद को पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है। अब घर आकर कल्कि प्रमोद से ये पूछता है, क्या तुमने शेखर को मारा था, साफ साफ बताओ। प्रमोद कहता है कि मैं उसे क्यों मारूंगा, उसे नरसप्पा नहीं मारा होगा, क्योंकि जब से मैं उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ था तब से वो मेरा दुश्मन बन गया था। साथ ही जब उसके गलत कामों की खबर शेखर को लगी तो उसने उसे रोकने की कोशिश की, जिससे तंग आकर शायद नरसप्पा ने उसकी जान ली होगी। इतना ही नहीं, शेखर की मृत्यु से उसके दो फायदे थे, एक तो उसका भाई रास्ते से हट गया और दूसरा उसकी मृत्यु का गलत आरोप मुझ पर लग गया, जिससे उसका इलेक्शन जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन कल्कि को अभी डाउट होता है कि प्रमोद सच कह रहा है या फिर झूठ। अब रात को चुपके से सूरी घर में घुस जाता है जो प्रमोद को मारने के इरादे से यहाँ पर आया था, लेकिन चालाकी से कल्कि उसको पकड़ लेता है और पूछता है, आखिर तुम ये बताओ प्रमोद को मारना क्यों चाहते हो? तुमने शेखर को मारने की भी कोशिश की थी क्या? जिस पर सूरी कहता है, मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की थी लेकिन भाग्य से वो बच गया, पर अच्छा ही हुआ जिसने भी उसे मारा। मैं शेखर को मारकर नरसप्पा को ये एहसास दिलाना चाहता था कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, क्योंकि उस इंसान ने मेरे पूरे गांव के लोगों को मार डाला, बच्चे बूढ़े किसी को नहीं छोड़ा, सिर्फ मैं बच गया और अपने अंदर प्रतिशोध की आग लेकर मैं प्रमोद और नरसप्पा दोनों को मार डालूंगा ताकि अपने गांव वालों का बदला ले पाऊं। यानी कि सूरी ने भी शेखर की जान नहीं ली, तो आखिर उसे मारने वाला है कौन? अगले दिन कल्कि नरसप्पा के गुंडे के पास जाता है जिसका पद्मा इलाज कर रही होती है। तब जबरदस्ती कल्कि उसका अंगूठा एक पेपर पर लगाता है जिसमें लिखा था, मैंने नरसप्पा के कहने पर कल्कि की जान लेने की कोशिश की और सारे गलत काम किए। दरअसल कल्कि उस पेपर की मदद से नरसप्पा को जेल में डलवाना चाहता है, पर वो गुंडा चालाकी से पद्मा को ही पकड़कर बंदी बना लेता है और कल्कि से वो पेपर मांगने लग जाता है, क्योंकि अगर उस पेपर की मदद से नरसप्पा जेल गया तो बाहर आने के बाद वो इसे नहीं छोड़ेगा। अब ये देखकर कल्कि एक ब्लेड सीधे उस गुंडे की गर्दन पर फेंककर उसकी जान ले लेता है। तब इस चीज से पद्मा को एहसास हो जाता है कि कल्कि ने जब उसके पिता को मारा तब वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। उसके पिता ने भी उस आईपीएस पर गन तानी थी और उन्हें मारने के अलावा कल्कि के पास कोई चारा नहीं था उस समय, इसलिए वो कल्कि से अब शांत होकर बात करती है। अब अगले दिन कल्कि हायर पुलिस ऑफिसर को वही अंगूठा लगा पेपर दिखाता है ताकि वो नरसप्पा को अरेस्ट करने की परमिशन ले सके, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि नरसप्पा को पकड़ने के लिए ये सबूत काफी नहीं होंगे। तब कल्कि वहां सूरी को बुलाता है जो उन्हें अपने गांव के लोगों के बारे में बताता है कि कैसे नरसप्पा और प्रमोद ने मिलकर उनके पूरे गांव के लोगों को मार डाला। अब साथ ही कल्कि उन्हें आसिमा के टूरिस्ट बोट्स के बारे में सब कुछ बताता है जिसमें 39 लोगों की जान गई थी। अब ऑफिसर कहता है कि आखिर नरसप्पा और प्रमोद ने इतने लोगों को मारा, क्या रीजन हो सकता है? कल्कि कहता है कि सर, सूरी के गांव में बहुत सारी सैंडल की लकड़ियां हैं जिससे नरसप्पा और प्रमोद अपने स्मगल करने का बिजनेस करते थे। गांव वाले वहां से हटने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने पूरे गांव को अपने रास्ते से हटा दिया और टूरिस्ट बोट्स के लोगों को इसीलिए मारा क्योंकि अगर टूरिज्म की वजह से सूरी के गांव में ज्यादा लोग आए तो उसके स्मगलिंग के बिजनेस के बारे में पुलिस को आराम से पता चल जाता। अब ये सुनकर ऑफिसर भी हैरान हो जाता है और वो नरसप्पा को पकड़ने की परमिशन दे देता है। अब कल्कि निकल पड़ता है नरसप्पा को अरेस्ट करने के लिए। ये देखकर नरसप्पा अपने गुंडों को उठाने की कोशिश करता है जो मस्त चैन से सो रहे थे। दरअसल ये काम अंडर कवर फीमेल पुलिस ऑफिसर ने किया था, क्योंकि इस गाँव का एक रूल था, जब भी किसी लड़की की शादी होती तो लड़की को सबसे पहले नरसप्पा के पास आना पड़ता। इसीलिए कल्कि ने अंडरकवर ऑफिसर को भेजा जिसने सभी के खाने में नींद की दवा मिला दी थी और ये देखकर अब नरसप्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद कल्कि नरसप्पा को घसीटते हुए वहां से बाहर लाता है। लेकिन तब प्रमोद वहां कर नरसप्पा को शॉट करके मार डालता है। ये देखकर कल्कि भी प्रमोद का एनकाउंटर कर देता है। दरअसल ये कल्कि का ही प्लान था, उसी ने प्रमोद को छोड़ा ताकि वो नरसप्पा की जान ले सके और नरसप्पा के मारने के बाद कल्कि ने प्रमोद का एनकाउंटर कर दिया ताकि अपने सीनियर्स को जवाब दे पाए कि ये सारा काम एनकाउंटर में हुआ। अब अगले दिन कल्कि को हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि उसको थोड़ा चोट लग गई थी, जहां उसका ख्याल आसिमा रख रही होती है। अब ये देखकर पद्मा को लगता है कि कहीं कल्कि और आसिमा रिलेशनशिप में साथ तो नहीं है, लेकिन तब आसिमा पद्मा से कहती है, मैं कल्कि को भाई की तरह मानती हूँ क्योंकि उसने मेरी इज्जत और जान दोनों बचाई थी। जिसके बाद हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं
जहां आसिमा शेखर के पास आकर कहती है, मुझे पता चल गया है कि उन बोट पर मौजूद लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई नरसप्पा और उसके गुंडे हैं। अब उस समय ये सुनकर शेखर भी हैरान रह जाता है, लेकिन तब शेखर अपना असली चेहरा दिखाता है, जो कि एक बहुत ही बुरा इंसान है। वो लोगों के सामने जितना अच्छा बनता है ना, उतना ही बुरा था। सूर्य के गांव वाले और उन टूरिस्ट बोट्स के लोगों को मारने का प्लान किसी और ने नहीं बल्कि शेखर ने ही बनाया था। ये जानकर आसिमा एकदम हैरान रह जाती है। पर जैसे शेखर के गुंडे आसिमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पर कल्कि आ जाता है, जो सभी को बहुत मारता है और मार मार कर उन्हें पेड़ से लटका देता है। तब शेखर की जेब से लाइटर नीचे गिरने की वजह से चारों तरफ आग लग गई, क्योंकि जमीन पर बहुत सारी शराब शेखर ने आसिमा को जलाने के लिए गिराई थी। यानी कि शेखर को मारने वाला असल में कोई और नहीं कल्कि था। वाह यार, ये मजेदार था। और बाद में वो खुद उसका केस सॉल्व करने आया, लेकिन आखिर उसने ऐसा किया क्यों, यह हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब इस चीज को जानकर पद्मा तो हैरान रह जाती है और उसे समझ आ जाता है कि जितना वो कल्कि को गलत समझ रही थी, वो उतना ही अच्छा इंसान है। इधर दत्ता कल्कि से मिलने उसके वार्ड में आता है, लेकिन वहां उसे रानी रमा दिखाई देती है, जिसे कल्कि माँ कहकर पुकारता है। यानी कि रमा भी शिवा की तरह उस महल की आग से बच निकली थी और उन्हीं का बेटा कल्कि है, जो अपने दुश्मनों का बदला लेकर कोल्हापुर आया था, ताकि अपने सारे दुश्मनों को सबक सिखा पाए। ये देखकर तो दत्ता भी दंग रह जाता है और फिर सभी वहां खुशी खुशी कोल्हापुर से दुश्मनों की सफाई करके अपने घर निकल जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखें अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।